स्वागत है बच्चों आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लैरी लर्निंग ऐप पे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश में तीसरा पार्ट। इसके पहले दो भाग में हम परावर्तन अपवर्तन और दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ चुके हैं। अभी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने को एक बार रिकॉल कर देता हूं ताकि आप जो भी थोड़ा भूले हों यहां से याद करते हुए आगे बढ़ें। तो बच्चों हम देखेंगे टॉपिक विभिन्न स्थिति में गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। मैं इसे आरेख के माध्यम से प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, सब डिस्कस किया हूं मैं पार्ट 2 में। अब यहां पर एक रिवीजन के तौर पर आप ये देख लीजिएगा कि उत्तल दर्पण देखिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें जैसे अनंत पर वस्तु था तो प्रतिबिंब कहां बनता था, फोकस पर। आपका अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर। आपके अवतल दर्पण में वास्तव में प्रतिबिंब बनता था, वास्तविक बनता था। और आपके उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा, क्योंकि ये अपसारी दर्पण होता है और ये अभिसारी होता है। सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट आपका है कि अवतल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब बनेंगे उनकी स्थिति कहां होगी, जब वस्तु की स्थिति ऐसी हो। तो ये ग्राफ से हम पढ़ाए थे, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं बच्चों, रट जाना चाहिए पेपर में आएगा तो। देखिएगा तीन तो आपको ऐसे ही रटवा दिए थे हम कि अगर वस्तु फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यदि आप वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर, और फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। दो रट गया। तीसरा आपका है कि यदि वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, आकार में वस्तु के बराबर बनेगा। यह बात याद रखिएगा, उल्टा और वास्तविक। अवतल दर्पण में 5 स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें प्रतिबिंब आपका उल्टा वास्तविक। केवल एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। आपको मैं ग्राफ से बताया था, जब आप फोकस और दर्पण के बीच चले गए थे। फोकस के इधर तक जब तक थे आप, तब तक प्रतिबिंब क्या बना था, वास्तविक बना था। आइए एक एक करके देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। यदि आप यदि आप वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर आप सी से दूर रखेंगे, अनंत से थोड़ा आगे आ जाइए, सी से दूर, अनंत और सी के बीच रख दीजिए वस्तु, तब प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। जब तक आप वक्रता केंद्र तक पहुंचते हैं प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक लेकिन आकार में छोटा बनता है। लेकिन जैसे ही आप वक्रता केंद्र से अंदर जाते हैं फोकस की तरफ, फोकस के आगे नहीं, फोकस से आगे जाएंगे तो आभासी बनने लगेगा। देखिए अनंत और सी तक थे तो बहुत छोटा बन रहा था। जैसे जैसे आप सी के पास जाएंगे आपका जो प्रतिबिंब का आकार होगा बढ़ेगा, लेकिन वस्तु से बड़ा नहीं होगा। जैसे ही आप सी पर पहुंचते हैं, सी से आगे बढ़ेंगे फोकस की तरफ, तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। अर्थात एक क्वेश्चन क्लियर रहेगा कि सर जब तक हम सी के पास तक हैं या सी पर हैं तब तक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा या वस्तु के बराबर बनेगा। जैसे ही सी क्रॉस करेंगे वस्तु बड़ा बनना शुरू हो जाता है। देख लीजिए कंडीशन है। अगर सी से दूर रखेंगे तो आपका इमेज जो होगा वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अगर आप सी पर रख दें, सी पर रख दें, ये पेपर में आता है, यदि वस्तु को आप सी पर रख दें तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा, यानी वस्तु के आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट है, अगर आप सी और एफ के बीच, देख लीजिए हमने कहा था सी से आगे अगर आप जाएंगे प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा। देखिए दिखाओ, तो ये आपका सी तथा एफ के बीच रखेंगे तो सी से परे बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। याद रखिएगा। और अगर फोकस पर रखेंगे तो ये बात कई बार हो गई है कि फोकस पर रखोगे तो अनंत पर बनेगा, फोकस पर रखोगे अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। पी तथा एफ के बीच में अगर रख दो, फोकस और पोल के बीच रख दो, या दर्पण और फोकस के बीच रख दो, तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, लास्ट वाला केस पढ़ाए थे हम, दर्पण के पीछे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और। अब है
विभिन्न स्थिति में गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनने में उत्तल दर्पण के लिए, देखो उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्रायः वास्तविक और उल्टा बनता था, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सदैव सीधा और आभासी ही बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है, ये किरणों को फैलाता है, एक बिंदु पर मिलेगा है नहीं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा नहीं, मिलती हुई प्रतीत होंगी तो आपका प्रतिबिंब भी आभासी काल्पनिक ही बनेगा। दो स्थितियां याद रखिएगा बच्चों, अनंत पे रखोगे तो फोकस पे बनेगा और फोकस पे रखोगे तो अनंत पर बनेगा। याद रखना, अनंत पे रखेंगे फोकस पर बनेगा, फोकस पे रखोगे अनंत पे बनेगा। विभिन्न स्थितियों में गोली दर्पण से प्रतिबिंब का इतना बार बता दिया हूं कि आपको रट गया होगा, आप इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। इसके आगे बढ़ते हैं। लेंसों से प्रतिबिंब का बनना, आइए लेंस से प्रतिबिंब का बनना, यदि आपको दर्पण से प्रतिबिंब का बनना समझ में आया है तो लेंस से प्रतिबिंब का बनना समझ में आएगा। तो पहले हम देखेंगे बच्चों कि लेंस क्या होता है, उसके बाद देखेंगे उत्तल लेंस ने प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आप लेंस से प्रतिबिंब बना रहे हैं तो पहले लेंस के बारे में पढ़ लीजिए। लेंस आपके एक समांगी पारदर्शी माध्यम होते हैं जो दो दर्पणों को काट कर जोड़कर बनाए जाते हैं। देखिएगा इसमें जो लेंस होंगे वो दो प्रकार के होंगे, एक होगा आपका उत्तल लेंस, एक आपका उत्तल लेंस होगा। उत्तल मतलब उभरा हुआ, उत्तल लेंस याद रखिएगा दर्पण से उल्टा होता है। आपके दर्पण में जो उत्तल था वो अपसारी था, डाइवर्जिंग था, लेकिन यहां क्या होगा, जो उत्तल होगा वो अभिसारी हो जाएगा, यह किरणों को एक बिंदु पर समायोजित करेगा, अर्थात उत्तल लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। याद रखिएगा जो किरणों को समायोजित करेगा वही वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो उत्तल लेंस यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। आप कंडीशन देखिएगा, मैं बता रहा हूं। उत्तल लेंस या इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, या इसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, या इसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और दूसरा होता है आपका अवतल लेंस, ये आपका अवतल या डाइवर्जिंग होता है, ये आपका कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस, ये आपका डाइवर्जिंग लेंस भी कहलाता है, यह किरणों को फैला देता है, डाइवर्जिंग लेंस यह किरणों को फैला देता है, इसे आप कहेंगे अवतल लेंस। देखिए दोनों में अंतर क्या है, उत्तल लेंस क्या है, किनारों पर पतला है बीच में मोटा है, और अवतल लेंस क्या है, अव मतलब धसा हुआ, ये बीच में धसा हुआ है या पतला है, किनारों पर मोटा है, और ये बीच में मोटा है और किनारों पर क्या है, पतला है, ये याद रखिएगा। अब है लेंसों प्रतिबिंब का बनना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें भी वही केस है जैसे दर्पण में आपने कहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाशिक किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से जाती थी, फोकस से, वैसे ही यहां पर लेंस में जो समांतर किरण आएगी वो हमेशा मुख्य फोकस से जाएगी, मुख्य फोकस द्वितीय फोकस को कहा जाता है, मुख्य फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से लेके जाएंगे तो समांतर हो जाएगी, वहां परावर्तन के बाद होता था, यहाँ अपवर्तन के बाद होगा, क्योंकि माध्यम जो है पारदर्शी है, तो यहाँ लेंस में अपवर्तन होता है और दर्पण में क्या होता है, परावर्तन होता है, और वहां पर वक्रता केंद्र से जाने वाली जो किरण थी वो सीधी निकल जाती थी, यहां पर क्या होगा, आपके ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता, आपके लेंस का मध्य भाग, आपके लेंस का जो है मध्य भाग जो होगा उसे आप ऑप्टिकल सेंटर कहोगे, यहां से जाने वाली किरण सीधे निकल जाएगी। तीनों नियम को आप लिख लीजिएगा, यहां पर प्लेस कम दिए हैं हमारे टेक्निकल गुरुजी, तो मैं कोशिश करूंगा कि ग्राफ से आपको बता दूं, आप नोट कर लीजिएगा। पहला, इसमें पहला रूल यह है, पहला रूल यह है कि ये आपका लेंस है, हमने कहा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशिक किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। याद रखिएगा इसमें दो फोकस होंगे, F1 और F2। अगर आपका उत्तल लेंस है तो जाती हुई एकदम क्लियर दिखेगी,
अगर यहीं आपका अवतल लेंस हो जाता तो ये जाती हुई प्रतीत होती, क्योंकि यह किरणों को क्या करता है, डायवर्ज कर देता है। यह किरणों को क्या करेगा, डायवर्ज कर देगा। तो ये इधर तो मिलेंगे नहीं कहीं, तो इधर डॉटेड लाइन से मिलाते हुए दिखा देंगे, तो ये आपका द्वितीय फोकस, मुख्य फोकस द्वितीय फोकस को बोलते हैं। याद रखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशिक किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस से होकर जाती है। अगला इसी का उल्टा रूल दूसरा, रूल दूसरा ध्यान दीजिए, ये आपका फोकस, ये आपका मुख्य फोकस। फोकस से जाने वाली प्रकाशिक किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से जाने वाली प्रकाशिक किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर रहने वाली अपवर्तन के बाद फोकस से जाएंगे, फोकस से जाने वाली अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। याद रखिएगा, दोनों सिमिलर है। अब तीसरा रूल जो है आपका, अब तीसरे रूल की बात करेंगे। तीसरा रूल यह है बाबू कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली प्रकाशिक किरण, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, इस ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली जो किरण होगी वो सीधे निकल जाती है, अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है, रुकती नहीं, सीधे निकल जाती है, ना ही वापस आती है, ना ही कहीं इधर उधर, सीधे निकल जाएगी। इन तीन केस का यूज करते हुए हम लेंस से प्रतिबिंब बनाएंगे, और लेंस में जो फोकस होगा वो दो होगा, प्रथम और द्वितीय। जो द्वितीय फोकस होगा उसे आप मुख्य फोकस कहेंगे, और एक आपका F1 होगा वो मुख्य फोकस नहीं होता है। दूसरी बात कि जैसे वहां पर हम वक्रता केंद्र लेते थे, वैसे यहां पर हम फोकस दूरी की दुगनी फोकस दूरी पर एक वस्तु लेंगे, वो आपके दूसरी तरफ दुगनी फोकस दूरी पर बनेगा। जैसे वहां पर C का कार्य था, वैसे ही लेंस में 2F का कार्य होगा, दुगनी फोकस दूरी का। और आप वहां पढ़े भी थे कि जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो सेम लेंस में कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि एक फोकस होगा तो उससे आगे आपका दुगनी फोकस दूरी हो। इस बात को क्लियर रखिएगा। अब देखिए, एक एक करके मैं यहां पे समझा देता हूं, आगे अगर पेज है तो मैं उस ग्राफिकल तरीके से जैसे आपको दर्पण में पढ़ाया हूं वैसे लेंस में भी चीजों को बता देता हूं। आइए एक एक देख लीजिएगा। यदि आप वस्तु जो है, यदि आप वस्तु अनंत पे रखेंगे, ये बिंब का मतलब होता है वस्तु, और प्रतिबिंब का मतलब होता है जो उसकी छाया बनती है, इमेज बनती है। तो अगर वस्तु अनंत पर है तो आपका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदु आकार का, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 2F1 से परे, जैसे वहां C से परे रखते थे, ऐसे यहाँ 2F1 से फोकस दूरी के दुगने से थोड़ा अलग रखें, तो बनेगा F2 और 2F2 के बीच छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक। याद रखिएगा, लेंस का दर्पण में उल्टा हो जाता है, वहां अवतल से बनता था वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ उत्तल से बने। क्लियर रखिएगा। दुगनी फोकस दूरी पर अगर आप रख देंगे, तो जैसे वहां C पे रखे थे तो C पे बना था, वैसे ही यहां अगर दुगनी फोकस दूरी पर रखोगे तो दूसरी और दुगनी फोकस दूरी पर ही बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। देख लीजिए, 2F1 से 2F1 पे रखोगे, 2F2 पर बनेगा, बराबर आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब जैसे वहां C से अंदर गए थे F1 के बीच, ऐसे यहां पर 2F1 और F1 के बीच में जाओगे तो अब आकार बढ़ने लगेगा। याद रखना, तो अगर आप F1 और 2F1 के बीच में वस्तु रख दोगे तो ये 2F2 से परे बनेगा, जैसे वहां C से परे बनता था, 2F2 से परे बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब आइए और आगे बढ़ जाते हैं। अब आप वस्तु को रख दीजिए फोकस पर। जब फोकस पे रखोगे, ये तो याद हो गया होगा, सुनते सुनते इतनी बार बोल दिया, फोकस पे अनंत पे, अनंत पे फोकस पर, सिंपल सी बात है। अगर वस्तु को आप फोकस पर रख देंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब है फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र। फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में अगर रख देते हो, तो जैसे वहां पे आप रखते थे फोकस और ध्रुव के बीच, तो कहां बन जाता था, पीछे बन जाता था और आभासी बन जाता था। ऐसे यहां पर
अगर आप फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दोगे तो जिधर वस्तु है उसी के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, आवर्धित बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बट सीधा बन जाएगा। और सीधा बन जाएगा तो आभासी बन जाएगा, सीधा है तो आभासी है। ये आपका हो गया लेंस से प्रतिबिंब का बनना। वहीं यहां भी है, अगर अवतल लेंस से दिखाओगे तो अवतल लेंस में अगर अनंत पे रखोगे तो फोकस पर, और फोकस पे रखोगे तो अनंत पर बनेगा। ये 2 स्लाइड और रहना चाहिए था इसमें। आयताकार कांच से प्रकाश का अपवर्तन। आयताकार कांच से प्रकाश का अपवर्तन देखें तो अगर आप इसको क्लियर करें तो 2 बार अपवर्तन होगा आपका। क्यों? क्योंकि किरण पहले वायु से ग्लास में जाएगी, फिर ग्लास से वायु में जाएगी। जैसे यहाँ देखिए, बाहर का माध्यम जो होगा वो एयर होगा, और अंदर का माध्यम जो होगा वो ग्लास होगा, और इसके बाद फिर ग्लास से बाहर जाएगा वायु में। देख लीजिए ये है। तो अगर आयताकार कांच से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, अगर आप क्लास 10th में होंगे, अगर आपके पास लेबोरेटरी आपका अवेलेबल होगा तो आप ये प्रयोग भी करके देख चुके होंगे। ये इसमें पिन लगा लगा के हम चेक कर लेते हैं, अपवर्तन के नियम का सत्यापन भी कर लेते हैं गुटका पे। देखिएगा, ये किरण यहाँ से जाएगी, यहाँ नॉर्मल खींचिए तो ये विरल, ये आपका एयर जो है विरल माध्यम है, और ग्लास क्या है, सघन माध्यम है। इसके कण पास पास होंगे, ग्लास ठोस होता है। तो ये जब किरण आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, जाना था तो सीधा इधर झुक जाएगी। आगे फिर जाओगे, जब आगे फिर जाओगे तो फिर एक ग्लास से फिर एयर में जाएगी, उसी में रुक तो नहीं जाएगी, प्रकाश प्रकाश जाएगा ही। तो आपका इसमें अब ये सघन माध्यम हो गया, अब ये विरल माध्यम में जा रहा है, तो अभिलंब से क्या करेगा, थोड़ा दूर हट जाएगा। तो ये आपका हो गया आयताकार कांच से प्रकाश का अपवर्तन। अब है अपवर्तन पर आधारित कुछ प्राकृतिक घटनाएं। देखिए, अपवर्तन पर आधारित कुछ प्राकृतिक घटनाओं में आप सब देखे होंगे, बरसात के तुरंत बाद अगर धूप निकल जाए, या एक तरफ आपका बरसात हो रहा हो और एक तरफ धूप निकल जाए, तो आपको रैम्बो दिखता होगा, आपको इंद्रधनुष दिखता होगा। इसकी क्रियाविधि अगर आपको समझनी है तो आप डायग्राम देखते रहिए, समझते रहिए। अगर नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना के बढ़िया समझा दूँ, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। देखिएगा, एक तरफ प्रकाश आपका सूर्य निकल चुका है और एक तरफ बारिश हो रही है, तो जो बारिश की बूंदें होंगी ना, ये प्रिज्म के जैसा काम करती हैं। अब आपका प्रिज्म, अगर प्रिज्म पर आपका व्हाइट बीम जो है फेंका जाए, आपका श्वेत प्रकाश फेंका जाए, तो ये श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। आपको 7 रंग दिखेंगे विबग्योर के फॉर्म में, विबग्योर के फॉर्म में दिखेंगे आपको 7 रंग, वायलेट से लेकर रेड तक। तो देखिए, सफेद प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें आपका बैगनी होता है। आप लिखना चाहे तो लिख ले, आप यूपी बोर्ड वाले अगर लिखते हैं तो ये लोग लिखते हैं बैनी आ पी ना ला। आपका हो जाएगा बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और ऐसे लिखते हैं सीबीएसई वाले तो लिखते हैं विबग्योर, ये लिखते हैं विबग्योर, वहीं रेड आपका किनारे और वायलेट नीचे। तो याद रखिए, सबसे ज्यादा विक्षेपण आपके बैगनी रंग का होता है। तो यही काम प्रिज्म का आपका बारिश की बूंदें करती हैं, पानी करता है। तो जब इसमें प्रकाश की किरण जाएगी तो ये आपका पहले एयर से जा रही है वाटर में, तो एयर से वाटर में गई है, तो ये पहले आपका क्या हो गया, विरल से सघन में गई, तो एक बार क्या हुआ, आपका अपवर्तन हुआ। फिर दोबारा ये टकरा के वापस आई है, तो एक बार आपका क्या हो गया, परावर्तन हो गया। फिर ये जब बाहर आई तो फिर ये वाटर से कहाँ आ रही है, एयर में आ रही है। तो इंद्रधनुष बनने के लिए बच्चों इस बात को नोट कर लीजिएगा, कोई पूछ सकता है कि इंद्रधनुष बनता कैसे है। तो इंद्रधनुष बनने के लिए 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन हो। और इंद्रधनुष जो है, अगर अंदर जाके पढ़ो और अच्छे से, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। जो प्राथमिक होता है ना, उसमें लाल रंग ऊपर होता है, बैगनी नीचे, ये थोड़ा चमकीला होता है, ये थोड़ा चमकीला होता है। देख लीजिए, ये आपका प्राइमरी है, देखिए ऊपर लाल है, नीचे क्या है, वायलेट है। तो ये वाला जो आप नॉर्मली देखते हो ये प्राइमरी होता है। प्राइमरी, अगर प्राइमरी रैम्बो बना है, अगर आपका प्राथमिक इंद्रधनुष बना है आपका, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में याद रखिएगा एक बात कि लाल ऊपर होगा, बैगनी नीचे होगा। और एक चीज और याद रखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष बनने के लिए 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन।
दो बार अपवर्तन एक बार परावर्तन, याद रखिएगा, दो बार अपवर्तन एक बार परावर्तन। लेकिन जब द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है तो ये पलट जाता है, आपका V ऊपर हो जाएगा, R नीचे, यानी इसमें रेड कलर नीचे हो जाएगा। तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनने के लिए दो बार अपवर्तन दो बार परावर्तन। देखिएगा, दो बार अपवर्तन का होना तो निश्चित है इंद्रधनुष बनने में, लेकिन परावर्तन एक बार जब प्राइमरी हो। जब द्वितीयक हो जाए तो द्वितीयक से याद कर लीजिएगा कि सर दो बार परावर्तन भी करा देंगे, दो बार अपवर्तन दो बार परावर्तन हो जाएगा तो सेकेंडरी बन जाएगा रेनबो। और उसमें जो होगा लाल रंग आपका, इसमें लाल रंग प्राइमरी में ऊपर होता था तो उसमें कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये आपका इन धनुष का बनना जो है ये अपवर्तन के कारण है। लेकिन पेपर में पूछे तो अगर ऑप्शन दे दे विक्षेपण अपवर्तन परावर्तन, तीनों को बताइए। अब देखिए है सूर्योदय और सूर्यास्त में समय भिन्नता। देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त ये भी अपवर्तन की घटना का ही एग्जाम्पल है। बच्चों आप देखे होंगे कि सुबह सुबह उठ करके देखिए तो सूर्य निकलने में अभी समय रहता है, तब तक हमको सूर्य दिखाई देता है, उसकी लालिमा आपको दिखने लगती है। तो ये भी प्रकाश का अपवर्तन है जो वायुमंडल द्वारा होता है। तो सूर्य का उगने से कुछ देर पहले और डूबने के कुछ देर बाद तक दिखाई देना प्रकाश की कौन सी घटना है, आपका अपवर्तन। याद रखिए, प्रकाश का ये सूर्य का उगने से कुछ देर पहले और डूबने के कुछ देर बाद तक दिखाई देना, क्या मार के आओगे, अपवर्तन। नेक्स्ट है तारों का टिमटिमाना। बच्चों तारे जो है ना वो हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है तारे। तो जो तारे हैं हमसे बहुत दूर है, जब वहां से प्रकाश चलेगा तो अलग अलग माध्यम से गुजरते हुए हमारे तक पहुंचेगा। कई माध्यम, कहीं गैस होगा, कहीं हवा होगा, कहीं आपका निर्वात होगा, कहीं धूल के कण होंगे, उन सभी माध्यम से गुजरते हुए हमारे तक पहुंचता है। इसका मतलब है कि कहीं प्रकाश का वेग अधिक हो गया होगा, कहीं कम हो गया होगा, कहीं अपवर्तन हुआ होगा, कहीं ज़्यादा हुआ होगा, कहीं कम हुआ होगा। यानी जो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं उसका एक ही कारण है, प्रकाश का अपवर्तन। याद रखिए, तारों का टिमटिमाना ये प्रकाश का अपवर्तन है। और भी एग्जाम्पल लाइफ में आप देखे होंगे, ये देखे होंगे आप, पानी में अगर सिक्का पड़ा हुआ है तो ये कोई वस्तु पानी में पड़ी हुई है पेंदी में तो थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है, ये भी क्या है, आपका प्रकाश का अपवर्तन है। अगर पानी में आप कोई छड़ डाल दे, कोई ऐसे पेंसिल छड़ डाल दे, ये टेढ़ी टेढ़ी दिखती है, टेढ़ी मेढ़ी दिखती है, ये भी क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो याद रखिएगा ये प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं का कारण है। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसके पहले और था, हाँ ये किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी क्या ले लेंगे, धनात्मक। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर दिया हुआ है तो इसका फोकस जो है वक्रता त्रिज्या का आधा 3/2 हो जाएगा। फिर कहा यदि एक बस इस दर्पण में 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार बताइए। देखिए अब आप इसका इंट्रो लिख लीजिए कि सर इसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो 3 मीटर है, सर इसका फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा ले लेंगे तो सर इसका फोकस दूरी आ जाएगा 3/2। ये फोकस दूरी हो गई। प्लस क्यों लिया, क्योंकि दर्पण कैसा है, उत्तल है। अब कह रहा है कि इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर बस है, 5 मीटर की दूरी, तो आपका u का मान दे दिया है -5। 5 मीटर की दूरी पर आपकी बस है। पूछा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, याद रखिएगा। तो यहां से अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण का सूत्र है। हाँ बच्चों देखो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये दर्पण के लिए सूत्र होता है। तो यहां पर आप f का मान रखेंगे 1/3/2 बराबर 1/v प्लस 1/-5। अब ये हो जाएगा आपका बच्चों 2/3, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 1/भी। तो इस तरह से एलसीएम ले लेंगे आप तो 15 आ जाएगा, 3×5 = 15, 5×2 = 10 हो जाएगा, 5×3 = 15 हो जाएगा, 1/भी। तो भी बराबर आपका आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 13/15। उल्टा करोगे बाबू तो ये आ जाएगा 15/13 मीटर। ये आपका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्लस आया है, आभासी बने।
आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अगला न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का एक बिंब है, मतलब वस्तु, बिंब मतलब वस्तु 4 सेंटीमीटर, आपके ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर अवतल दर्पण है तो माइनस रखेंगे, और वस्तु का आपका दे दिया है -25 दूरी पर है। किसी पर्दे पर रखा जाए कि किस पर्दे पर रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। दर्पण से कितनी दूरी पर एक पर्दा रखा जाए, यानी आपसे भी की स्थिति पूछ दिया है बच्चों। सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/-15 -15 क्योंकि अवतल है, बराबर 1/v हमसे पूछा है प्लस 1/-25 दिया हुआ। तो यहाँ से आपका प्लस माइनस माइनस इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/15 प्लस 1/25 बराबर 1/v। एलसीएम ले लिया जाए, 15 और 25 का एलसीएम ये 75 आ जाएगा। आप करेंगे 15 × 5 = 75, यहाँ आ जाएगा -5 प्लस 25 तो यहाँ 75, तो यहाँ आपका 3 आ जाएगा 1/v। अब यहाँ पर 3 5 में -2 और ये 75 बराबर 1/v, तो v बराबर आ जाएगा -75/2। याद रखिएगा -75/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब माइनस में आया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा एवं वास्तविक। माइनस में भी आए तो ये बनता है उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक बनेगा। अब आपसे पूछा है प्रतिबिंब का आकार भी बताना है, तो एक सूत्र होता है मैग्निफिकेशन का, ये आपका होता है m बराबर v/ku, और ये I/O के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा I/O बराबर v/ku। I का मान आपसे पूछा है, O का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, V का मान आपने निकाला है 75/2, U का मान आपका दिया हुआ था कितना, U25 दिया हुआ था। तो इस तरह से बच्चों इधर लगा देता हूँ मैं, तो I/4 बराबर 75/2 × 25, तो ये आपका हो जाएगा 25 यहाँ 75, ये हो जाएगा 2 दूना के 4, तो I बराबर आएगा 2 तिहाई 6, यानी इमेज की जो साइज होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। इमेज जो बनेगा वो 75/2 पर बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक। क्यों बनेगा, क्योंकि भी का मान क्या आया है, माइनस आया है। अब ये आपका रहा। इसके बाद लेंस और दर्पण के लिए जो फार्मूले हैं उनका डेरिवेशन भी है, तो वो डेरिवेशन भी किया जाएगा अगले पार्ट में। तब तक आप हमारे ऐप पर बने रहिए, लोगों को रिकमेंड करिए और आके पढ़ते रहें। आप भी मन लगा के पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम आपका बहुत अच्छा हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।